क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1907 से 1917। जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि व्यापक रूप से यह अहिंसक था, परंतु उसके साथ क्रांतिकारी आंदोलन, चाहे वह बहुत बड़ा न हो, का एक पहलू भी शामिल था, जिसे 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में देखा गया। क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस द्वारा अपनाए गए अहिंसक मार्ग पर प्रश्न खड़े किए गए। उनका मानना था कि केवल हिंसक तरीकों द्वारा ही अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जा सकता है। उग्र राष्ट्रवाद के विकास के आनुषंगिक परिणाम के रूप में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के मंद पड़ने के पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण, जो 1917 तक जारी रहा, का तेजी से विकास हुआ। क्रांतिकारी गतिविधियों को दूसरे चरण का प्रारंभ असहयोग आंदोलन की असफलता के परिणाम स्वरूप हुआ। क्रांतिकारी गतिविधियों की लहर। उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन की असफलता के पश्चात युवा राष्ट्रवादियों का मोह भंग हो गया। वे युवा जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, हताश हो गए तथा अपनी राष्ट्रवादी ऊर्जा की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त मंच की तलाश करने लगे। उग्रवादियों के उग्र तेवर भी क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय में सहायक रहे। इनके कार्यकलापों से ऐसे युवा राष्ट्रवादियों को प्रोत्साहन मिला। उग्र राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता, हालांकि उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं से बलिदान का आह्वान किया तथा उन्हें त्याग करने की प्रेरणा दी। इन क्रांतिकारियों की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी संगठन बनाने या राजनीतिक कार्य के लिए नए तरीकों की खोज में असफल रहे। अंततः युवाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के सभी तत्कालीन साधनों को अनुपयुक्त पाया तथा निष्कर्ष निकाला कि यदि उपनिवेशी शासन को समाप्त करना है तो हिंसक तरीके अपनाना आवश्यक है। उन्होंने यूरोपीय प्रशासकों की हत्या करके उनका मनोबल कम करने, प्रशासन को ठप करने तथा स्वतंत्रता के भारतीय तथा अंग्रेज विरोधियों को समूल नष्ट करने का प्रयत्न किया। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने हत्या, डकैती, लूट इत्यादि सभी हिंसक गतिविधियों को वैध माना। क्रांतिकारी कार्यक्रम। क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों को हिंसक गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी हिंसक आंदोलन चलाया जाए तथा साम्राज्यवादियों एवं उनके समर्थकों का दमन किया जाए। क्रांतिकारियों ने रूसी निहिलिस्टों यानी शून्यवादियों एवं आयरलैंड के क्रांतिकारियों से प्रेरणा ली। क्रांतिकारियों के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत तौर पर हिंसक कार्य करना, ब्रिटिश अधिकारियों, उनके समर्थकों एवं सहयोगियों की हत्या करना, डकैती डालकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन एकत्र करना तथा सरकार विरोधी लोगों के सहयोग से सैन्य कार्यवाही करने जैसी गतिविधियां सम्मिलित थीं। क्रांतिकारी चाहते थे कि हिंसात्मक कार्यों द्वारा शासकों को आतंकित किया जाए तथा भारतीयों के इस भय को दूर किया जाए कि अंग्रेज शक्तिशाली तथा अजेय है। उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार कर भारतीयों से उनके कार्यों में सहयोग देने की अपील की तथा युवाओं से इस कार्य के लिए आगे आने का आह्वान किया, क्योंकि बड़ी संख्या में अंग्रेजों ने तरुणों का दमन किया था। अतिवादी भी अपने कार्यों से क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने में सफल नहीं हुए, अपितु उन्होंने इसके उदय में अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। क्रांतिकारी व प्रेरणा जिसे उग्रवादियों ने लोकप्रिय बनाया था तथा धीमे प्रभाव की नीति जिसे उदारवादी दल ने अपनाया था, दोनों में विश्वास नहीं रखते थे। क्रांतिकारियों का मानना था कि साम्राज्यवादी शासन भारत की धार्मिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता, संस्कृति, सभ्यता एवं नैतिक मूल्यों इत्यादि सभी को विनष्ट कर देगा।
इन क्रांतिकारियों का एकमात्र उद्देश्य मातृभूमि को विदेशी दासता से मुक्त कराना था। क्रांतिकारी गतिविधियों का अवलोकन। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत एवं विदेशों में क्रांतिकारियों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को निम्न परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज से हुआ। 1870 तक कलकत्ता में छात्रों द्वारा अनेक गुप्त समितियों का गठन किया जा चुका था, किंतु ये समितियां ज़्यादा सक्रिय नहीं हो सकी। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति था, जिसका गठन 1902 में किया गया था। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने इसकी स्थापना की थी, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया था। कलकत्ता की अनुशीलन समिति के सदस्य जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बारीन्द्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, किंतु अनुशीलन समिति की गतिविधियां अपने अनुयायियों को शारीरिक एवं नैतिक प्रशिक्षण देने तक ही सीमित रहीं तथा 1908 तक आते आते यह लगभग निष्क्रिय हो गई। अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के 2 सदस्यों बारीन्द्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसी समय अनुशीलन समिति के सदस्यों ने कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां भी संपन्न की। 1905 से 6 तक युगांतर के अतिरिक्त कई अन्य पत्र पत्रिकाओं ने भी क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें संध्या का नाम प्रमुख है। किंतु बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रचार प्रसार में सबसे प्रमुख कार्य युगांतर ने ही किया। उदाहरणार्थ, बरिशाल सम्मेलन के प्रतिनिधियों पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों का विरोध करते हुए युगांतर ने लिखा कि समस्या का समाधान लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों के उपनिवेशी दमन एवं शोषण को रोकने हेतु 60 करोड़ हाथों का उपयोग करना चाहिए। ताकत को ताकत द्वारा ही रोका जा सकता है। युगांतर के कुछ प्रमुख लेखों का संग्रह मुक्ति कोन पाथे नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया। रास बिहारी बोस एवं सचिन सान्याल ने दूर दराज के क्षेत्रों तथा पंजाब, दिल्ली एक संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास हेतु अनेक गुप्त समितियों का गठन किया, जबकि हेमचंद्र कानूनगो ने राजनीतिक एवं सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विदेशों की यात्रा की। 1907 में युगांतर समूह के सदस्यों ने पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर, जो 16 अक्टूबर 1905, 20 अगस्त 1906 तथा पूर्वी बंगाल और असम के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, की हत्या का असफल प्रयास किया। 1907 में रेल की पटरी उड़ाने का प्रयास किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर यात्रा कर रहे थे। 1908 में मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने के उद्देश्य से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उनकी गाड़ी पर बम फेंका। मुख्य प्रेसिडेंसी दंडनायक के रूप में किंग्सफोर्ड ने युवकों को छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़ी बड़ी सजाएं दी थी, लेकिन इस घटना में गलती से किंग्सफोर्ड की बजाय 2 यूरोपीय महिलाएं मारी गईं। इसके पश्चात प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस पकड़े गए। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई। सरकार ने मानिक टोला उद्यान एवं कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी के लिए अनेक स्थानों पर छापे मारे तथा 34 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया। इनमें 2 घोष बंधु अरबिंदो तथा बारिन्द्र घोष भी शामिल थे। इन पर अलीपुर षड्यंत्र कांड का अभियोग चलाया गया।
मुकदमे के दिनों में पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सरकारी प्रोसिक्यूटर तथा सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी गई। नरेंद्र गोसाई की हत्या जेल में की गई। 1908 में पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट की कलकत्ता हाई कोर्ट में गोली मार दी गई को 1909 में कलकत्ता में सरकारी प्रोसिक्यूटर की हत्या कर दी गई। पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका की अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 12 में डकैती डाली। तत्कालीन अनेक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में क्रांतिकारियों की इन गतिविधियों की मुक्त कंठ में से प्रशंसा की गई। बंगाल में संध्या एवं युगांतर तथा महाराष्ट्र में काल में क्रांतिकारियों के कार्यों को सही बताते हुए उनकी समर्थन में अनेक लेख लिखे गए। अंत में कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी गतिविधियां स्वदेशी आंदोलन की असफलता के पश्चात उदय हुई तथा उनमें इन्होंने तत्कालीन युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद की एक नई भावना का संचार किया, किंतु धर्म पर अत्यधिक बल देने के कारण इन्हें मुसलमानों का समर्थन नहीं मिला तथा मुस्लिम युवाओं ने इनमें भाग नहीं लिया। क्रांतिकारी गतिविधियों का सामाजिक आधार भी ज़्यादा व्यापक नहीं था तथा बंगाल में उच्च वर्ग ने ही इन्हें सबसे ज़्यादा समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया। संकुचित सामाजिक आधार एवं व्यापक जन सहयोग के अभाव में ये सरकारी दमन को बर्दाश्त नहीं कर सकी तथा धीरे धीरे इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। महाराष्ट्र 1918 की विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम महाराष्ट्र में ही हुआ। यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ वसुदेव बलवंत फड़के के रामोसी कृषक दल ने 1879 में किया। इस दल ने सशस्त्र विद्रोह के जरिए देश से अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बनाई। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसके सदस्यों ने संचार लाइनों को नष्ट कर सरकारी संचार सेवा को ठप करने का प्रयास किया। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु धन एकत्र करने के लिए अनेक स्थानों पर डकैतियां डाली, किंतु 1890 में इसके पूर्ण विकास से पहले ही सरकार ने बर्बरतापूर्वक इसका दमन कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों से स्वराज्य के प्रति प्यार और अंग्रेज विरोधी भावनाओं को जगाने के लिए गणपति त्योहार और शिवाजी त्योहार मनाया। अपने समाचार पत्रों मराठा एवं केसरी में अनेक लेख लिखे। तिलक के दो शिष्यों दामोदर चापेकर एवं बालकृष्ण चापेकर ने 1897 में पूना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रैंड एवं लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। बाद में चापेकर बंधु पकड़े गए तथा उन्हें फांसी की सजा दी गई। विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया। मेजिनी की यंग इटली की तर्ज पर, जिसने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई। शीघ्र ही बम्बई, पूना एवं नासिक बम बनाने वाले केंद्रों के रूप में उभरे। 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कान्हेर ने हत्या कर दी। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय में अनेक तत्वों ने सम्मिलित भूमिका निभाई। इनमें लगातार 2 अकालों के बावजूद भू राजस्व एवं सिंचाई करों में अत्यधिक वृद्धि, जमींदारों द्वारा आरोपित बेगार प्रथा एवं बंगाल की घटनाएं प्रमुख हैं। इसके साथ ही लाला लाजपत राय एवं भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने भी पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन आतंकवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र पंजाबी के माध्यम से पंजाब के लोगों को किसी भी स्थिति में स्वयं के प्रयासों द्वारा उत्पीड़न का विरोध करने हेतु प्रोत्साहित किया, जबकि अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन मुहिब्बान वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन किया। अजीत सिंह ने भारत माता में अनेक क्रांतिकारी लेख लिखे तथा लोगों से दमन एवं उत्पीड़न का विरोध करने हेतु आगे आने का आह्वान किया। प्रारंभ में अजीत सिंह एवं उनके समर्थकों ने चिनाब तथा बारी दोआब नहरी क्षेत्रों के किसानों पर लगाए गए भारी भू राजस्व को वापस लेने हेतु अभियान चलाया, किंतु बाद में उनका रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर हो गया। लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह के अतिरिक्त आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद एवं प्रसिद्ध उर्दू कवि लालचंद फलक ने भी पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय एवं प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रारंभ होते ही सरकार ने इसके दमन के प्रयास शुरू कर दिए तथा मई 1907 में एक कानून बनाकर राजनीतिक सभाओं एवं समितियों पर प्रतिबंध लगा दिया। लाला लाजपत राय को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया तथा अजीत सिंह देश से निर्वासित कर दिए गए। अजीत सिंह निर्वासन के बाद फ्रांस चले गए, लेकिन इसके पश्चात भी उन्होंने अपने सहयोगियों तथा सूफी अम्बा प्रसाद, भाई परमानंद एवं लाला हरदयाल इत्यादि के सहयोग से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों को स्पष्ट अभिव्यक्ति तब हुई जब क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड होर्डिंग के काफिले पर बम फेंका। बम हमले में हार्डिंग के कई सेवक मारे गए तथा वे बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना से रास बिहारी बोस तथा सचिन सान्याल की भूमिका थी। घटना के बाद पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी, दीनानाथ, सुल्तान चंद्र, हनुमंत साहब, बसंत कुमार, बाल मुकुंद एवं बलराज इत्यादि शामिल थे। इन सभी पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। इनमें से कुछ को फांसी दी गई तथा शेष को देश से निर्वासित कर दिया गया। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। क्रांतिकारियों ने भारत के अलावा विदेशों में भी कई स्थानों पर क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। इनमें से कुछ स्थान देश निम्नानुसार हैं। इंग्लैंड, लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व मुख्यतया श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल धिंगरा एवं लाला हरदयाल ने किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में यही भारत स्वशासन समिति की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेज सरकार को आतंकित कर स्वराज्य प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्रिका द इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ। लंदन से सरकारी दमन के कारण श्याम जी पेरिस तथा अंततः जिनेवा चले गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बाद इंडिया हाउस का कार्यभार विनायक दामोदर सावरकर ने संभाला। यहीं सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उन्होंने मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद भी किया। 1909 में मदन लाल धिंगरा ने कर्नल विलियम कर्जनवैली की हत्या कर दी। धिंगरा को भी गिरफ्तार कर फांसी चढ़ा दिया गया। 13 मार्च 1910 को नासिक षड्यंत्र केस में सावरकर को भी गिरफ्तार करके काले पानी की सजा दे दी गई। फ्रांस,
यहाँ श्री S.R. राणा एवं श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी लंदन से यहाँ पहुँच गए, जिससे इनकी गतिविधियाँ और तेज़ हो गईं। इन्होंने यहाँ वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालने का प्रयास भी किया। यहाँ S.R. राणा ने भारतीय छात्रों हेतु छात्रवृत्तियाँ प्रारंभ की, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस एवं इंग्लैंड में मित्रता हो जाने के कारण क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ धीमी पड़ गईं। अमेरिका तथा कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व लाला हरदयाल ने किया। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। विश्व के अनेक भागों में इसकी शाखाएं खोली गईं। गदर पार्टी ने 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर इंग्लैंड तथा जर्मनी के संबंध तनावपूर्ण हो गए। फलतः क्रांतिकारियों ने जर्मनी को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया। लाला हरदयाल तथा उनके साथी अमेरिका से जर्मनी आ गए। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया। गदर आंदोलन। गदर आंदोलन गदर पार्टी द्वारा चलाया गया, जिसमें रामचंद्र बरकतुल्ला तथा कुछ क्रांतिकारियों ने भी सहयोग दिया। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक थे, जो रोजगार की तलाश में कनाडा एवं अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। अमेरिका एवं कनाडा के विभिन्न शहरों के अतिरिक्त पश्चिमी तट में भी इनकी संख्या काफ़ी अधिक थी। गदर पार्टी की स्थापना के पूर्व ही यहाँ ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियाँ प्रारंभ हो चुकी थीं। इसमें रामदास पुरी, G.D. कुमार, तारकनाथ दास एवं सोहन सिंह भखना की मुख्य भूमिका थी। 1911 में लाला हरदयाल के पहुंचने पर इनमें और तेजी आ गई। इन सभी के प्रयत्नों से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। इससे पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन हेतु वैंकूवर, कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह एवं सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की जा चुकी थी। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य भी क्रांतिकारी गतिविधियों की सहायता से भारत को विदेशी दासता से मुक्त करना था। विदेशों में ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में गदर पार्टी की मुख्य भूमिका थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य का प्रकाशन, विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिकों के मध्य कार्य करना एवं उनमें ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जगाना, हथियार प्राप्त करना, भारतीय क्रांतिकारियों के मध्य उन्हें वितरित करना तथा एक एक करके सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में विद्रोह प्रारंभ करना था। गदर पार्टी की गतिविधियों में लाला हरदयाल की भूमिका सबसे प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला तथा भाई परमानंद भी गदर पार्टी के प्रमुख सदस्यों में से थे। इन सभी ने भारत में स्वतंत्रता की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना के पश्चात जैसे ही इसकी गतिविधियां प्रारंभ हुई, दो अन्य घटनाओं ने इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। ये घटनाएं थी कामागाटामारू प्रकरण एवं प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना। क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है।
आप लोगों ने देखा नहीं कि इन आतंकवादियों ने अपना इतिहास अपने खून से लिखा है। महात्मा गांधी। एक समृद्ध या संभ्रांत की भांति नहीं, अपितु एक निर्धन की भांति कुछ दे तो नहीं सकता, किंतु मेरा रक्त माँ की मुक्तिदायिनी वेदिका पर अवश्य चढ़ाया जा सकता है। हो सकता है मैं पुनः जन्म लूँ और भारत माँ को मुक्ति दिलाने के पवित्र उद्देश्य के लिए पुनः शहीद हो जाऊँ। जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा और जब तक भारत माँ स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता का मुकुट सिरोधार्य नहीं करेगी, मैं ऐसा ही करता रहूँगा। मदन लाल ढींगरा। ईश्वर ने विदेशियों को हिंदुस्तान का राज्य कोई तांबे की प्लेट में रखकर नहीं दिया है। कुएं के मेढक की तरह कुएं में रहकर टर्राने से कोई लाभ नहीं होगा। संकीर्णता एवं दासता के बोझ को झटककर बाहर निकलो। श्रीमद् भागवत गीता से कर्म की शिक्षा ग्रहण करो और महान व्यक्तियों की तरह कार्य करने की सोचो। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए निहत्थे लोगों द्वारा की जाने वाली हिंसा उन्माद है। मेरी राय में हिंसक तरीकों की बात करना भी एक आपराधिक मूर्खता है। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में हिंसा पर भरोसा करना या उसके बारे में सोचना भी किसी पागलपन से कम नहीं होगा। कामागाटामारू प्रकरण। इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस घटना ने पंजाब में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। पंजाब एक क्रांतिकारी बाबा गुरदित्ता सिंह ने एक जापानी जलपोत कामागाटा मारू को भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमानों को सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य था कि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र व सुखमय जीवन व्यतीत करें तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें, किंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी और मजबूरन यह जहाज़ 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। इस जहाज़ के यात्रियों का विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण ही कनाडा की सरकार ने उन्हें वापस लौटाया है। कलकत्ता पहुंचते ही बाबा गुरदित्ता सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, किंतु वे बच निकले। शेष यात्रियों को जबरन पंजाब जाने वाली ट्रेन में बैठाने का प्रयास किया गया, किंतु यात्रियों ने ट्रेन में बैठने से इनकार कर दिया। फलतः पुलिस एवं यात्रियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 लोग मारे गए। शेष यात्रियों को विशेष रेलगाड़ी द्वारा पंजाब पहुंचा दिया गया। बाद में इनमें से अधिकांश ने अनेक स्थानों पर डाके डाले। कामागाटामारू घटना एवं प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से गदर पार्टी के नेता अत्यधिक उत्तेजित हो गए तथा उन्होंने भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों पर हिंसक आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्होंने विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों से भारत जाकर ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने का आह्वान किया। इन क्रांतिकारियों ने धन एकत्रित करने हेतु अनेक स्थानों पर राजनैतिक डकैतियां डालीं। जनवरी-फरवरी 1915 में पंजाब में हुई राजनैतिक डकैतियों के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। इन डकैतियों को वास्तविक मंशा कुछ भिन्न नजर आई। 5 में से 3 घटनाओं में छापेमारों ने अपना प्रमुख निशाना जमींदारों को बनाया तथा उनके ऋण संबंधी कागजातों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार इन घटनाओं ने पंजाब में स्थित अत्यंत विस्फोटक एवं तनावपूर्ण बना दी। 21 फरवरी 1915 को गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर एवं रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। विदेशों में रहने वाले हजारों भारतीय भारत के जाने के लिए इकट्ठे हुए। विभिन्न स्रोतों से धन इकट्ठा किया गया। भारतीय सैनिकों की कई रेजिमेंटों को विद्रोह करने के लिए तैयार भी कर लिया गया, किंतु दुर्भाग्यवश ब्रिटिश अधिकारियों को इस विद्रोह की जानकारी मिल गई तथा सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत कार्रवाई की।
संदिग्ध सैनिक रेजिमेंटों को भंग कर दिया गया। विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर देश से निर्वासित कर दिया गया। विद्रोहियों में से 45 पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। रास बिहारी बोस जापान भाग गए, जहां से अबनी मुखर्जी के साथ वे क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते रहे तथा कई बार उन्होंने भारत में हथियार भेजने का प्रयास किया तथा सचिन सान्याल को देश से निर्वासित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए उसी प्रकार के दमन का सहारा लिया जैसा कि उसने 1857 के विद्रोह के समय किया था। सरकार पहले ही क्रांतिकारियों एवं राष्ट्रवादियों को कुचलने के लिए अनेक कानून बना चुकी थी। भिन्न भिन्न अधिनियमों को मिलाकर 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम का सबसे मुख्य उद्देश्य गदर आंदोलन को कुचलना था। इस अधिनियम द्वारा सरकार ने व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां की। विशेष रूप से गठित अदालतों ने सैकड़ों लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई तथा विद्रोही सैनिकों को सैन्य न्यायालय द्वारा कड़ी सजाएं दी गई। पंजाब, जो कि गदर आंदोलन का गढ़ समझा जाता था, में अनेक लोगों का दमन किया गया। सरकार ने अपने कुचक्र में बंगाली उग्रवादियों को भी कड़ी सजाएं दी। गदर आंदोलन का मूल्यांकन। गदर आंदोलन को अपने उद्देश्यों के कार्यान्वयन हेतु हथियार, धन, प्रशिक्षण एवं समयानुकूल योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी, किंतु दुर्भाग्यवश इनमें से सभी आवश्यकताएं पूर्ण न हो सकीं। गदर पार्टी के समर्थकों को आभास नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध इतना शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही गदर आंदोलनकारियों ने अपनी शक्ति और संगठन का आकलन किए बिना ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। गदर आंदोलन का अभियान मुख्यतया क्रुद्ध एवं असंतुष्ट अप्रवासी भारतीयों पर निर्भर था, जो श्वेत वर्णीय ब्रिटिश शासन से पीड़ित थे। किंतु आंदोलनकारियों ने भारतीय जनमानस में अपनी पैठ जमाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। वे भारतीय समुदाय को उचित समय पर संगठित भी नहीं कर सके। आंदोलनकारी विशालकाय ब्रिटिश शासन की वास्तविक शक्ति का आकलन नहीं कर सके तथा इस मिथ्या अवधारणा को पालते रहे कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पूर्ण माहौल तैयार हो चुका है और इसमें केवल चिंगारी लगाने की आवश्यकता है। आंदोलनकारियों में निरंतरता प्रदान करने वाले तथा विभिन्न पहलुओं में साम्य स्थापित करने वाले नेतृत्व का अभाव रहा। यद्यपि इन्होंने भारतीयों को सशस्त्र राष्ट्रवाद की शिक्षा तो दे दी, तथापि उसका समयानुकूल प्रयोग नहीं सिखा सके। लाला हरदयाल विभिन्न विचारधाराओं के अच्छे सम्मिश्रक एवं प्रचारक थे, किंतु उनमें कुशल नेतृत्व एवं सांगठनिक सामर्थ्य का अभाव था। उनके असमय अमेरिका छोड़ने से आंदोलन पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा तथा वह नेतृत्व विहीन हो गया और उसका संगठन भी बिखर गया। यद्यपि गदर आंदोलन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहा, किंतु इसकी महत्ता इस बात में है कि इसने क्रांतिकारी आंदोलन राष्ट्रवादियों को धर्मनिरपेक्षता की प्रेरणा दी। इस आंदोलन के समर्थकों में विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी थे तथा सबने कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया। हालांकि उचित आकलन, दूरगामी रणनीति, सुदृढ़ संगठन एवं कुशल नेतृत्व के अभाव के कारण यह विफल हो गया, किंतु कई स्थानों पर इसने अंग्रेजी शासन की चूलें हिला दी। यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियां वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल एवं अन्य लोगों ने 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मे रमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना तथा अप्रवासी भारतीयों को भारत जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना।
हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा किसी भी तरह भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाना था। यूरोप स्थित भारतीय क्रांतिकारियों ने विश्व के विभिन्न भागों तथा यथा बगदाद, ईरान, तुर्की एवं काबुल में अनेक क्रांतिकारियों को भारतीय सेनाओं एवं भारतीय युद्धबंदियों के मध्य कार्य करने हेतु भेजा। इनका कार्य भारतीय सैनिकों एवं विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे भारतीयों के मन में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत करना था। इसी प्रकार का एक शिष्टमंडल राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला और ओबेदुल्ला सिंधी के नेतृत्व में काबुल गया, जहां उसने युवराज अमानुल्लाह के सहयोग से अस्थायी भारतीय शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। सिंगापुर में विद्रोह। इस दौर में विदेशों में होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं में सिंगापुर में हुए विद्रोह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फैंट्री तथा 36वीं सिख बटालियन के सैनिकों ने जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी एवं सूबेदार दाऊद खान के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सरकार ने बड़ी बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल दिया। घटना से संबद्ध 37 नेताओं को फांसी तथा 41 को आजीवन कारावास का कठोर दंड दिया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों में धीमापन। इस काल में भारत में होने वाली विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र मुख्यतया पंजाब एवं बंगाल रहे। बंगाल में होने वाली विभिन्न घटनाओं में रास बिहारी बोस एवं सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका रही। इन दोनों क्रांतिकारियों ने पंजाब लौटे गदर पार्टी के नेताओं के सहयोग से अनेक क्रांतिकारी कार्य किए। अगस्त 1914 में बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता के रोडा फर्म के कर्मचारियों की सहानुभूति से इसे लूट लिया तथा 50 माउजर पिस्तौलें एवं लगभग 46 राउंड गोलियां लेकर भाग निकले। बंगाल के एक अन्य प्रमुख क्रांतिकारी नेता जतिन मुखर्जी थे, जिनके नेतृत्व में बंगाल के क्रांतिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर आतंकी कार्य किए। इनमें रेलवे पटरियों को उखाड़ना, फोर्ट विलियम किले का घेराव तथा जर्मन हथियारों को वितरित करना इत्यादि सम्मिलित थे। किंतु कमजोर संगठन एवं संयोजन के अभाव में क्रांतिकारियों के अधिकांश प्रयास विफल हो गए। सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर बाघा यानी जतिन मुखर्जी पुलिस के साथ लड़ते हुए शहीदों की तरह मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इन क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ समय के लिए थोड़ा विराम आया, जब सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत पकड़े गए राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया। साथ ही मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 लागू करने से शांतिपूर्ण वातावरण बन गया। इसके अतिरिक्त इसी समय भारत राजनीति में गांधी जी एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता के रूप में आगे आए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा और असहयोग का सिद्धांत अपनाया। इन सभी कारणों से देश में क्रांतिकारी गतिविधियों में धीमापन आ गया। प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के प्रारंभ के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी दल के नेतृत्व में थी। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली तथा जापान एक ओर और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एवं तुर्की दूसरी ओर थे। यह काल मुख्यतया राष्ट्रवाद का परिपक्व काल था। प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर निम्न 3 चरणों में विभक्त था। उदारवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा दिखाने हेतु अपना कर्तव्य समझकर इस युद्ध में ब्रिटेन को पूर्ण समर्थन दिया। उग्रवादियों, जिनमें तिलक भी सम्मिलित थे, ने भी युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा, जो उनकी एक भूल थी।
और क्रांतिकारियों का मानना था कि यह युद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का अच्छा अवसर है तथा उन्हें इस सुअवसर का लाभ उठाकर साम्राज्यवादी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए। किंतु विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन कर रहे भारतीय शीघ्र ही निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटेन युद्ध में अपने उपनिवेशों एवं हितों की रक्षा करने में लगा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में अपार उत्साह का संचार किया। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी तथा यूरोप में बर्लिन कमेटी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की। इनके साथ ही भारतीय सैनिकों द्वारा भी कुछ छिटपुट स्थानों जैसे सिंगापुर आदि इत्यादि में क्रांतिकारी कार्रवाइयां संपन्न की गईं। भारत में इस अवसर को क्रांतिकारियों ने एक ईश्वरीय उपहार मानकर देश को उपनिवेशी शासन से मुक्त कराने की योजना बनाई और ब्रिटेन के शत्रुओं जर्मनी तथा तुर्की से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। होम रूल लीग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जीएस खापर्डे, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बतिस्ता और मोहम्मद अली तथा अन्य बड़े नेताओं का यह निर्णय किया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत अखिल भारतीय होम रूल या स्वशासन की मांग के उद्देश्य के साथ पूरे वर्ष कार्य करने वाले एक राष्ट्रीय गठबंधन का होना आवश्यक है। यह गठबंधन आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर ऑल इंडिया होम रूल लीग था। अंततः हालांकि दो होम रूल लीगों की स्थापना की गई, एक बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग और दूसरी और एनी बेसेंट की होम रूल लीग। दोनों का उद्देश्य उग्र राजनीति के एक नए रूप की शुरुआत करना था। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुआ परिस्थितियों में भारतीयों की कम प्रतिभाशाली प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया में इसने अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। यद्यपि यह आंदोलन स्थिरता के साथ प्रारंभ हुआ था, तथापि आगे चलकर इसने तत्कालीन सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया। आंदोलन प्रारंभ होने के उत्तरदायी कारक। राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का मानना था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु उस पर दबाव डालना आवश्यक है। मार्ले मिंटो सुधारों का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर नरमपंथियों का भ्रम सरकार की निष्ठा से टूट गया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग किया गया। इस क्षतिपूर्ति के लिए युद्ध के उपरांत भारतीयों पर भारी कर आरोपित किए गए तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगीं। इन कारणों से भारतीय त्रस्त हो गए थे तथा वे किसी भी सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लेने हेतु तत्पर थे। यह विश्व युद्ध तत्कालिक विश्व की प्रमुख महाशक्तियों के बीच अपने हितों को लेकर लड़ा गया था तथा इससे अन्य ताकतों के साथ ब्रिटेन का वास्तविक चेहरा भी उजागर हो गया था। युद्ध के पश्चात श्वेतों की अजेयता का भ्रम भी टूट गया। जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हो गए। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु वे पुनः किसी सुअवसर की तलाश में थे। उन्होंने सरकार को अपना सहयोगात्मक रुख समझाने का प्रयत्न किया। आयरलैंड के होम रूल लीग की तर्ज पर उन्होंने प्रशासकीय सुधारों की मांग की। तिलक ने कहा कि हिंसा के प्रयोग से भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। फलतः उन्होंने आयरिश होम रूल लीग
होम रूल जैसे आंदोलन के द्वारा भारतीयों की दशा में सुधार लाने की वकालत शुरू कर दी। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि संकट के इन क्षणों में हमें ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए। 1893 में आयरलैंड को थियोसॉफिस्ट महिला एनी बेसेंट भारत आईं। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने हेतु आयरिश होम रूल लीग के मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत में आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। इस लीग के माध्यम से वे अपने विचारों को जनता में प्रसारित कर अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहती थीं। लीग बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट दोनों को होम रूल लीग ने यह महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए उदारवादियों के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ ही अतिवादी राष्ट्रवादियों का समर्थन भी आवश्यक है। 1914 में नरमपंथियों एवं अतिवादियों के मध्य समझौतों के प्रयासों के असफल हो जाने के पश्चात बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ने स्वयं के प्रयासों से राजनीतिक गतिविधियों को जीवंत करने का निश्चय किया। 1915 के प्रारंभ से एनी बेसेंट ने भारत एवं अन्य उपनिवेशों के स्वशासन की स्थापना हेतु अभियान प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जनसभाएं आयोजित की तथा न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन किया। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज सरकार के सम्मुख भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग को दृढ़ता के साथ उठाया। 1915 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक एवं एनी बेसेंट को अपने प्रयासों में थोड़ी सफलता मिली। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में सम्मिलित किया जाएगा। यद्यपि एनी बेसेंट प्रारंभ में अपनी होम रूल लीग योजना के लिए कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने में असफल रही, तथापि कांग्रेस सरकार शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक मांगों का प्रचार प्रसार करने तथा राजस्थानी कांग्रेस कमेटियों को पुनः सक्रिय करने पर अवश्य सहमत हो गई। इसके पश्चात एनी बेसेंट ने कांग्रेस की स्वीकृति प्राप्त होने का इंतजार न करते हुए स्वयं के प्रयासों से होम रूल लीग के कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषित किया कि चूंकि कांग्रेस ने उनकी लोगों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनिवार्य कदम नहीं उठाए हैं, फलतः लीग के माध्यम से वे उद्देश्यों को स्वयं प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने किसी प्रकार के आपसी टकराव की संभावना को दूर करने के लिए अलग अलग लीग स्थापित करने का निर्णय लिया। जैसा कि एनी बेसेंट ने कहा कि तिलक के कुछ समर्थक उनके साथ सामान्य महसूस नहीं करते थे और साथ ही उनके कुछ समर्थक तिलक के साथ सामान्य महसूस नहीं करते थे। हालांकि दोनों लीगों ने विशिष्ट क्षेत्रों तक अपने कार्य को सीमित करके अपने प्रयासों में सहयोग किया। उन्होंने जहां तक संभव हुआ एक दूसरे का सहयोग किया। तिलक की होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने अपने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की। तिलक ने अपनी पहली होम रूल लीग मीटिंग बेलगाम में की। पूना उनकी लीग का मुख्यालय था। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में खोली गईं। इसे 6 शाखाओं में संगठित किया गया। स्वराज की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार को लीग ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। बेसेंट की होम रूल लीग एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। मद्रास के अतिरिक्त लगभग पूरे भारत में इसकी शाखाएं खोली गईं। इसकी लगभग 200 शाखाएं थीं। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का संगठन सचिव नियुक्त किया गया।
यद्यपि बेसेंट को लीग का संगठन तिलक को की होम रूल लीग की तुलना में कमज़ोर था, तथापि इसके सदस्यों की संख्या काफ़ी बड़ी थी। बेसेंट की लीग में अरुंडेल के अलावा BM वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। होम रूल लीग आंदोलन कार्यक्रम। होम रूल लीग आंदोलन कार्यक्रम। होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को होम रूल लीग अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचय कराना था। इसने भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करने के पिछले सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया तथा भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों जैसे गुजरात एवं सिंध तक अपनी पैठ बनाई। आंदोलन का उद्देश्य पुस्तकालयों एवं अध्ययन कक्षों तक था जनसभाओं और सम्मेलनों का आयोजन कर भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसके लिए लीग ने समाचार पत्रों, विद्यार्थियों के लिए राजनीतिक विषयों की सभाओं कक्षाओं का आयोजन, पैम्फलेट्स, पोस्टर कार्ड्स, नाटकों एवं धार्मिक गीतों जैसे माध्यमों को भी अपने प्रयासों में सम्मिलित किया। लीग ने अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए कोष बनाया तथा धन एकत्रित किया, सामाजिक कार्यों का आयोजन किया तथा स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी निभाई। लीग ने स्थानीय कार्यों के माध्यम से बहुसंख्यक भारतीयों से जुड़ने का प्रयास किया। 1917 की रूसी क्रांति से भी लीग के कार्यों में सहायता मिली। अनेक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग की सदस्यता ग्रहण की, जिनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, KM मुंशी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू एवं लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इनमें से कुछ नेताओं को एनी बेसेंट की लीग की स्थानीय शाखाओं का प्रमुख नियुक्त किया गया। अनेक अतिवादी राष्ट्रवादी जिनका कांग्रेस की कार्यप्रणाली से मोह भंग हो चुका था, होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के अनेक सदस्यों ने भी आंदोलन की सदस्यता ग्रहण कर ली। फिर भी एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय, बहुसंख्यक मुसलमान तथा दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जातियां इस आंदोलन से दूर रहीं, क्योंकि उनका विश्वास था कि होम रूल का तात्पर्य हिंदू बहुल मुख्यतः उच्च जातियों के शासन से है। लीग के प्रति सरकार का रुख। सरकार ने लीग के समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की तथा लीग के कार्यक्रमों को रोकने के लिए दमन का सहारा लिया। मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्रवाई की तथा राजनीतिक सभाओं में उनके भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। उनके पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। जून 1917 में एनी बेसेंट एवं उनके सहयोगियों BP वाडिया एवं जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई। अत्यंत नाटकीय ढंग से सर S सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी तथा तिलक ने सरकारी दमन के विरोध में अहिंसात्मक प्रतिरोध कार्यक्रम प्रारंभ की वकालत की। सरकार को विश्वास था कि इन कार्रवाइयों से होम रूल लीग आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगा, किंतु इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। सरकारी कुचक्र के विरोध में आंदोलनकारी और कठोर और अधिक संगठित हो गए तथा कई अन्य राष्ट्रवादी इसमें शामिल हो गए। तिलक ने घोषणा की कि यदि एनी बेसेंट को रिहा नहीं किया गया तो भारतीय जनता सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करेगी। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव
ई.एस. मॉन्टेगू के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सरकार ने सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को जेल से रिहा कर इसके पश्चात होम रूल लीग आंदोलन स्थगित कर दिया। में एनी बेसेंट को जेल से रिहा कर होम रूल लीग स्थगित कर दिया। क्या कारण था कि 1919 तक आते आते आंदोलन धीमा पड़ गया? 1919 तक आते आते होम रूल लीग आंदोलन का उन्माद ठंडा पड़ने लगा। इसके पीछे कई कारण थे। आंदोलन में प्रभावी संगठन का अभाव था। 1917-18 में हुए सांप्रदायिक दंगों का आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले उदारवादी सरकार द्वारा सुधारों का आश्वासन देने तथा बेसेंट को जेल से रिहा करने पर संतुष्ट हो गए। एनी बेसेंट स्वयं सुधारों की घोषणा के पश्चात लीग की उपयोगिता को लेकर असमंजस में थी। आंदोलन में अतिवादियों द्वारा सितंबर 1918 में अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाए जाने की बात से नरमपंथी आंदोलन से पृथक होने लगे। 1918 के बाद तो उनकी भागीदारी बिल्कुल नाम मात्र की रह गई। जुलाई 1918 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के सार्वजनिक होने से राष्ट्रवादियों में आपसी मतभेद पैदा हो गए तथा सैद्धांतिक आधार पर वे विभाजित होने लगे। सितंबर 1918 में लाइबेल मामले जो वैलेंटाइन सिरोल के खिलाफ गंगाधर तिलक ने दायर किया था, जैसा कि उनकी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारत की उग्रवादी राजनीति का जनक कहा गया था, के सिलसिले में तिलक विदेश चले गए, जबकि सुधारों के संबंध में व्यक्तिगत प्रतिक्रिया एवं अहिंसात्मक प्रतिरोध के मुद्दे पर एनी बेसेंट विचलित हो गई। बेसेंट द्वारा आंदोलन को सुयोग्य नेतृत्व प्रदान कर पाने की अक्षमता और उनके मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के आश्वासन से संतुष्ट होने पर होम रूल लीग आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। महात्मा गांधी के उत्थान और उनकी सत्याग्रह, अहिंसा एवं सविनय युक्तियों को मिले जन समर्थन ने आंदोलन होम रूल लीग को निष्प्राण कर दिया। मॉन्टेगू घोषणा के बाद अपने आंदोलन को बंद करने पर सहमत हो गईं। हालांकि गांधी जी ने ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में 1920 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच को प्रयोग नहीं किया था, लेकिन वे होम रूल लीग से घनिष्ठता से जुड़े थे। फिर भी उन्होंने होम रूल लीग की सदस्यता स्वीकार नहीं की। निरंतर निवेदन करने पर गांधी जी ने अप्रैल 1920 में होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार कर ली और अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में उन्होंने इसका नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया और अहिंसा पद्धति एवं स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य को शामिल करने के लिए इसके संविधान में भी परिवर्तन किया। होम रूल लीग आंदोलन की उपलब्धियां। होम रूल लीग तथा संबद्ध गतिविधियों ने स्वतंत्रता संघर्ष पर कुछ सकारात्मक प्रभाव डाले और आने वाले वर्षों में इसे एक नई दिशा देने में योगदान दिया। आंदोलन ने केवल शिक्षित वर्ग के स्थान पर जनसामान्य की महत्ता को प्रतिपादित किया तथा सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रावली को अस्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया।
इसने देश एवं शहरों के मध्य सांगठनिक संपर्क स्थापित किया। आंदोलन की यह उपलब्धि बाद के वर्षों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई, विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरमोत्कर्ष में देश के हर शहर ने सक्रिय भूमिका निभाई, जो इस आंदोलन के सांगठनिक स्वरूप की ही देन थी। आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। इसने भारतीय जनसमुदाय को राजनीति के गांधीवादी आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया। अगस्त 1917 में मॉन्टेगू की घोषणाएं तथा मॉन्टेगू सुधार काफ़ी हद तक होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित थे। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में अत्यंत सहायता मिली। लीग के नेताओं का यह योगदान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में मील का पत्थर था। होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा व नया आयाम प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उदारवादी नेता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गरम दल अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। इसके कई कारण थे। पुराने विवाद अब अप्रासंगिक या अर्थहीन हो गए थे। उदारवादियों तथा अतिवादियों दोनों ने यह महसूस किया कि विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है। एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने दोनों दलों में एकता के अथक एवं सराहनीय प्रयास किए थे। उदारवादियों की भावनाओं को सम्मान देते हुए तिलक ने घोषित किया कि वे भारत में प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर हैं, न कि पूरी ब्रिटिश सरकार को हटाए जाने के। उन्होंने हिंसात्मक तरीकों को न अपनाए जाने की भी वकालत की। उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि वे उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे तथा किसी भी हालत में उग्रवादियों से एकता नहीं चाहते थे। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। इस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आ गए तथा दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी समान मांगे प्रस्तुत की। कांग्रेस एवं लीग के मध्य यह समझौता और महत्वपूर्ण था क्योंकि इस समय युवा क्रांतिकारियों में मुस्लिम लीग की अच्छी पकड़ थी। फलतः लीग के कांग्रेस के समीप आने से कांग्रेस के साम्राज्यवाद विरोधी अभियान को और गति मिल गई। मुस्लिम लीग के रवैये में परिवर्तन क्यों? मुस्लिम लीग के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समीप आने के कई कारण थे। 1912-13 के बाल्कन युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता करने से इनकार कर दिया। इस युद्ध के कारण यूरोप में तुर्की की शक्ति क्षीण हो गई तथा उसका सीमा क्षेत्र संकुचित हो गया। उस समय तुर्की के शासक का दावा था कि वह सभी मुसलमानों का खलीफा या प्रधान है। भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। ब्रिटेन द्वारा युद्ध में तुर्की को सहयोग न दिए जाने से भारतीय मुसलमान रुष्ट हो गए। फलतः मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से सहयोग करने का निश्चय किया, जो ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चला रही थी।
बंगाल विभाजन को रद्द किए जाने के सरकारी निर्णय से उन मुसलमानों को घोर निराशा हुई जिन्होंने 1905 में इस विभाजन का जोरदार समर्थन किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसे सरकारी सहायता देने से इनकार करने पर शिक्षित मुसलमान रुष्ट हो गए। मुस्लिम लीग के तरुण समर्थक धीरे धीरे सशक्त राष्ट्रवादी राजनीति की ओर उन्मुख हो रहे थे तथा उन्होंने अलीगढ़ स्कूल के सिद्धांतों को उभारने का प्रयत्न किया। 1912 में लीग का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने निश्चय किया कि वह भारत के अनुकूल सुशासन की स्थापना में किसी अन्य समूह या दल को सहयोग कर सकता है, बशर्ते वह भारतीय मुसलमानों के हितों पर कुठाराघात न करे तथा उनके हित सुरक्षित बने रह सकें। इस प्रकार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों की स्वशासन की अवधारणा समान हो गई तथा इससे उन्हें पास आने में सहायता मिली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों से युवा मुसलमानों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पत्र अल हिलाल तथा मोहम्मद अली के पत्र कॉमरेड को सरकारी दमन का निशाना बनना पड़ा। वहीं दूसरी ओर अली बंधुओं मौलाना आज़ाद तथा हजरत मोहानी को नज़रबंद कर दिया गया। सरकार की इन नीतियों से युवा मुसलमानों विशेषकर लीग के युवा सदस्यों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं जागृत हो गईं तथा वे उपनिवेशी शासन का समूल नष्ट करने हेतु अवसर की तलाश करने लगे। लखनऊ समझौते के प्रावधान। उपर्युक्त कारकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में एकीकरण को संभव बना दिया। कांग्रेस एवं लीग में इस समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या का एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। पंजाब में 50%, बंगाल में 40% और बम्बई में सहित सिंध में 33%, यूपी में 30%, बिहार 15% तथा मद्रास में भी 15% सीटें मुस्लिम लीग को दे दी गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया तथा इनके निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई। यह निश्चित किया गया कि यदि किसी सभा में कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय के हितों के विरुद्ध हो तथा 3/4 सदस्य उस आधार पर उसका विरोध करें तो उसे पारित नहीं किया जाएगा। समझौते की प्रकृति। एकीकरण के फलस्वरूप जहां एक ओर मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सरकार को संयुक्त संवैधानिक मांगों का प्रस्ताव पेश करने पर सहमत हो गई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया। समझौते के पश्चात तथा कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी संयुक्त मांगें पेश की, जो इस प्रकार थीं। सरकार भारत को उत्तरदायित्व पूर्ण शासन देने की शीघ्र घोषणा करे।
प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए तथा उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान किए जाएं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य भारतीय हों। विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष में से दिया जाना चाहिए, न कि भारतीय कोष से। समझौते की समालोचना। लखनऊ के ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त मंच का गठन तो कर लिया, किंतु इस समझौते के प्रावधानों के निर्धारण में दूरदर्शिता का पूर्ण अभाव परिलक्षित हुआ। कांग्रेस द्वारा लीग की प्रस्तावित सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार कर लिए जाने से एक समान मंच तथा राजनीति की 2 अलग अलग दिशाओं का युग प्रारंभ हुआ। यह प्रावधान द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का अंकुर था। इसके अतिरिक्त लखनऊ समझौते में कांग्रेस तथा लीग के नेताओं ने आपस में एकता की व्यवस्था तो कर ली, किंतु दोनों हिंदू तथा मुसलमान संप्रदाय के लोगों को एक साथ लाने के कोई प्रयास नहीं किए गए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विवादास्पद प्रावधानों को छोड़ दिया जाए तो इस व्यवस्था से यह लाभ हुआ कि अल्पसंख्यकों के मन से बहुसंख्यक हिंदुओं का भय दूर हो गया। समझौते के पश्चात मुसलमान यह मानने लगे कि उनके हितों को अब हिंदुओं से कोई खतरा नहीं है। दूसरा, समझौते से भारतीयों में एकता की नई भावना का विकास हुआ। इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई ताकत मिली। समझौते के पश्चात स्थापित हुई एकता को सरकार ने भी महसूस किया तथा उसने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु प्रयास किए। इसी के फलस्वरूप अगस्त 1917 में मॉन्टेगू की घोषणा सार्वजनिक की गई। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। 10 वर्षों के पीड़ादायक अलगाव, गलतफहमी के धरातल में परिभ्रमण तथा दुखद विवादों के पश्चात कांग्रेस के दोनों गुटों ने यह सच्चाई महसूस की है कि एकता में शक्ति है तथा विभाजन में विनाश। अंबिका चरण मजूमदार। मॉन्टेगू की अगस्त 1917 की घोषणा। मॉन्टेगू भारतीय राज्य सचिव थे। इस पद पर नियुक्त होने के कुछ समय पश्चात ही मॉन्टेगू ने 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। महामहिम सम्राट की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार भी पूर्ण सहमत है, यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासी संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना हो, ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि इस दिशा में अतिशीघ्र एक महत्वपूर्ण कदम लिया जाए। मैं इस विषय पर स्पष्ट कर दूं कि यह प्रगति क्रमबद्ध चरणों में ही संभव है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार, जिन पर भारत के लोगों की भलाई और उन्नति का उत्तरदायित्व है, वे ही समय तक प्रत्येक उन्नति की मात्रा को सुनिश्चित करेंगे और उनके सहयोग पर निर्भर होगा जो अब सेवा का अवसर प्राप्त करेंगे अथवा जिस सीमा तक वे विश्वास को निभाएंगे जो उनकी उत्तरदायित्व की चेतना पर किया जा सकता है। मॉन्टेगू घोषणा का महत्व। इस घोषणा से राष्ट्रवादियों को स्वशासन या होम रूल की मांग के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई।
घोषणा के पश्चात भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग में विप्लव या विद्रोह की संभावना समाप्त हो गई, क्योंकि सरकार ने इसे अपनी नीतियों में समन्वित कर लिया। इससे 1909 में माले द्वारा की गई घोषणा से उत्पन्न असंतोष एवं रोष भी समाप्त हो गया। भारतीयों की आपत्ति। उक्त उपलब्धियों के साथ ही मॉन्टेगू की घोषणा के संबंध में भारतीय नेताओं को दो आपत्तियां भी थीं। घोषणा में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई थी तथा उत्तरदायी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में निश्चय करने का अधिकार केवल सरकार को ही था। इस बात से भारतीय असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि भारतीयों के लिए अच्छे या बुरे का निर्णय करने का अधिकार केवल सरकार को नहीं अपितु इस प्रक्रिया में भारतीयों को भी सहभागी बनाया जाना चाहिए। जनराष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ। गांधी का अभ्युदय। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। युद्धोपरांत भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां पुनः प्रारंभ हो गईं, लेकिन एशिया एवं अफ्रीका के अन्य उपनिवेश भी युद्ध के प्रभाव से अछूते नहीं रहे और इन उपनिवेशों में भी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियां सिर उठाने लगी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ चल रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने इस समय एक निर्णायक मोड़ लिया। इसका सबसे प्रमुख कारण था भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी का अभ्युदय। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रवेश के बाद उनके जनाधार एवं लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई तथा यह संपूर्ण भारतीय जनमानस का आंदोलन बन गया। राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारण युद्धोपरांत भारत में उत्पन्न दशाओं और विदेशी प्रभावों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिसने विदेशी शासन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय असंतोष को जन्म दिया। युद्धोपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयाँ। भारत ने ब्रिटिश युद्ध में जान माल का योगदान किया। विभिन्न मोर्चों पर हजारों भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। भारतीयों पर कर वृद्धि करके सेना के लिए खाद्य आपूर्ति और हथियारों की व्यवस्था की गई। जब युद्ध समाप्त हुआ, भारतीय जनमानस का प्रत्येक वर्ग विभिन्न मोर्चों पर संकटों का सामना कर रहा था। उद्योग, सभी वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि और उसके बाद आर्थिक मंदी के साथ ही भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के कारण भारतीयों के स्वामित्व वाले उद्योगों पर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरूप कई उद्योग न केवल रुग्णता के शिकार हो गए बल्कि बंद भी हो गए। फलतः भारतीय उद्योगपति सरकार में सहायता तथा उनके उत्पादों के आयात को बंद किए जाने की मांग करने लगे। दस्तकार और शिल्पकार। अंग्रेजी शासन के कारण यह वर्ग बर्बाद हो गया। ये लोग जहां एक ओर भारी संख्या में बेरोजगार हो गए, वहीं दूसरी ओर इन पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी। कृषक। किसान भारी करारोपण तथा निर्धनता से त्रस्त थे। ये किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थे जिसमें वे अपने विरोध के स्वर को मुखरित कर सकें। सैनिक। विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिक युद्ध के पश्चात जब वापस आए तो उन्होंने अपने युद्ध के अनुभवों को भारतीय लोगों को सुनाया तथा उन्हें साम्राज्यवाद का विरोध करने हेतु प्रोत्साहित किया। अपने देश वापस लौटने पर वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि वे आर्थिक रूप से नष्ट हो चुके हैं और उनकी स्वतंत्रता में पहले से अधिक कमी आई है।
शिक्षित शहरी वर्ग। यह वर्ग बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरह पीड़ित था और साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा नस्लवाद की भावना से भी आहत था। इन कठिनाइयों से भारतीयों का लगभग हर वर्ग त्रस्त था तथा ब्रिटिश शासकों की अकर्मण्यता ने इसे और बदतर बना दिया। फलतः समाज का हर वर्ग आंदोलन में भागीदारी हेतु उद्वेलित हो उठा। युद्ध में सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ की अपेक्षाएं। यद्यपि ब्रिटिश युद्ध में भारतीयों का योगदान बेहद व्यापक था, तथापि उन्हें इसके बदले में किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। गांधी जी एवं अधिकतर राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश युद्ध में व्यापक सहयोग किया और युद्ध मोर्चों पर बड़ी संख्या में भारतीय जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए युद्धोपरांत भारतीयों की ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक लाभों की प्राप्ति की उच्च आकांक्षाएं थीं और इसने भी देश में पुनः राष्ट्रवाद के वातावरण का सृजन किया। विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोह भंग। युद्ध में सम्मिलित सभी साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों को विभिन्न आश्वासन दिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि युद्धोपरांत सभी उपनिवेशों में लोकतंत्र एवं आत्मनिर्णय का नया युग प्रारंभ किया जाएगा। युद्ध में सम्मिलित दोनों पक्षों ने एक दूसरे को कलंकित करने का भरपूर प्रयास किया तथा एक दूसरे के अत्याचारी अमानवीय कार्यों एवं उपनिवेशवादी और शोषणात्मक ब्यौरों को सार्वजनिक किया। किंतु शीघ्र ही पेरिस शांति सम्मेलन तथा कुछ अन्य तात्कालिक शांति सम्मेलनों से साम्राज्यवादियों की यह मंशा स्पष्ट हो गई कि वे अपने उपनिवेशों में अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते। इन सम्मेलनों में वे विजित उपनिवेशों को बांटने में जुट गए। युद्ध में अंग्रेजों की सांस्कृतिक तथा सैन्य श्रेष्ठता का मिथक टूट गया। इन सभी के परिणाम स्वरूप युद्धोपरांत एशिया तथा अफ्रीका के विभिन्न देशों तथा यथा तुर्की, मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, हिंद, चीन तथा कोरिया इत्यादि में उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियां प्रारंभ हो गईं। रूसी क्रांति का प्रभाव। 7 नवंबर 1917 को संपन्न हुई रूस की क्रांति में बोल्शेविक दल के समर्थकों ने रूस के निरंकुश स्वेच्छाचारी व अत्याचारी जारशाही का शासन समाप्त कर दिया तथा व्लादिमीर इलिच युलानोव या लेनिन के नेतृत्व में प्रथम समाजवादी राज्य सोवियत संघ की स्थापना की। सोवियत संघ ने शीघ्र ही चीन तथा एशिया के अन्य भागों में जारशाही के साम्राज्यवादी अधिकारों को समाप्त करने की घोषणा की तथा जारशाही के अधीन सभी एशियाई उपनिवेशों को आत्मनिर्णय के अधिकार दिए और उनकी सीमाओं के साथ उन्हें समान दर्जा प्रदान किया। इस क्रांति से यह बात सिद्ध हो गई कि जनसमूह की एकता में अपार शक्ति है तथा यह जार जैसे निष्ठुर महाशक्ति को भी समूल रूप से नष्ट कर सकती है। इस क्रांति से यह संदेश भी मिला कि संगठित, संयुक्त एवं दृढ़ निश्चयी जनसमूह किसी भी साम्राज्यवादी शासन को समाप्त कर सकता है। भारत में अंग्रेज किसी प्रकार से शक्ति का बंटवारा नहीं चाहते थे तथा वे भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी बनाए जाने के किसी भी प्रयास के विरुद्ध थे। उनकी नीति भारतीयों को लालच या भ्रम में रखकर उन पर शासन करते रहने की थी। ब्रिटेन महायुद्ध के समय की राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों से अत्यंत रुष्ट था। वह किसी भी प्रकार उन्हें भुलाने के लिए तैयार न था। फलतः कांग्रेस के उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए उसने एक और 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत किए। वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए रोलेट एक्ट बनाया।
मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919। अगस्त घोषणा के पश्चात मॉन्टेगू के साथ एक उच्च स्तरीय दल का अध्ययन करके भारत आया। दल के अध्ययन के आधार पर जुलाई 1918 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया, जो 1921 में क्रियान्वित हुआ। 1919 का अधिनियम भारत के विकास में एक नया दौर का सूचक था, जिसकी विशेषता थी उत्तरदायी शासन की प्रगति। इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेगू भारत के सचिव तथा चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टफोर्ट सुधार भी कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 हेतु उत्तरदायी कारक। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से कांग्रेस के नरम दल के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए थे। प्रथम विश्व महायुद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। फलतः युद्धोपरांत उन्हें ऐसे किसी हितकारी अधिनियम की आशा थी। कांग्रेस लीग समझौता, भारतीयों द्वारा स्वशासन की तीव्र मांग, लॉर्ड मॉन्टेगू जैसे उदार व्यक्ति का भारत सचिव पद पर नियुक्त होना इत्यादि। मुख्य विशेषताएं। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। प्रांतीय सरकार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकार के स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन व्यवस्था आरंभ किया। कार्यपालिका द्वैध शासन प्रणाली, कार्यकारी परिषद एवं जनप्रतिनिधि मंत्रीगण की शुरुआत की गई। इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनिल स्कॉटिश थे, जिन्होंने सर भूपेंद्र नाथ बसु के लिए एक सत्र में इस व्यवस्था का स्पष्टीकरण किया था। इस व्यवस्था को लॉर्ड मॉन्टेगू तथा चेम्सफोर्ड ने अपना प्रांतीय सरकारों में पूर्ण स्थान दिया। इस प्रणाली के आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को 2 भागों में विभक्त किया गया। पहले भाग में गवर्नर एवं उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा दूसरे भाग में गवर्नर और उसके मंत्रीगण थे। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में सभी महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन इत्यादि सम्मिलित थे। और हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि तथा आबकारी इत्यादि। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से तथा हस्तांतरित विषयों का भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे तथा यदि व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता था, जबकि गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले सकता था। भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे, किंतु हस्तांतरित विषयों में उन्हें हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी। व्यवस्थापिका, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या में बहुत वृद्धि कर दी गई। इन सदस्यों में 70% सदस्य निर्वाचित होते थे।
मताधिकार में वृद्धि कर दी गई तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और ज़्यादा विस्तार कर दिया गया। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाएं किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थीं, किंतु उसे पारित होने के लिए गवर्नर की सहमति अनिवार्य थी। गवर्नर को प्रस्तावों को अस्वीकार करने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य बजट को अस्वीकार कर सकते थे, किंतु गवर्नर आवश्यक समझे तो सदस्यों की अनुमति के बिना भी उसे पारित कर सकता था। सदस्यों को बोलने का अधिकार तथा स्वतंत्रता थी। प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषदों की संज्ञा दी गई। केंद्रीय सरकार अनुत्तरदायी शासन यथावत। अधिनियम में अखिल भारतीय स्तर पर किसी उत्तरदायी सरकार का प्रावधान नहीं किया गया। इसके मुख्य बिंदु थे: गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका अधिकारी था। सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय एवं प्रांतीय। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए और उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य तथा उद्योग विभाग सौंप दिए गए। प्रांतों के आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। गवर्नर जनरल को वृत्त पर कटौती का अधिकार था। साथ ही वह केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकार किए गए प्रस्तावों को पारित कर अध्यादेश जारी कर सकता था। व्यवस्थापिका केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय संस्था बना दिया गया। केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन तथा राज्य परिषद उच्च सदन थी। केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या 145 थी, जिसमें 104 सदस्यों को निर्वाचित तथा 41 सदस्यों को मनोनीत किए जाने की व्यवस्था की गई। 104 निर्वाचित सदस्यों में से 52 सामान्य, 30 मुसलमान, 2 सिख तथा 20 विदेशी विशेष सदस्य थे। जबकि उच्च सदन या राज्य परिषद की सदस्य संख्या 60 थी, जिसमें 26 मनोनीत और 34 निर्वाचित थे। 34 निर्वाचित सदस्यों में 20 सामान्य, 10 मुसलमान, 3 यूरोपीय और 1 सिख थे। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का था तथा केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे, जबकि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था, परंतु इसे गवर्नर जनरल की इच्छा पर बढ़ाया भी जा सकता था। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगें प्रस्तुत कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे, बजट को अस्वीकार कर सकते थे, किंतु अभी भी बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना भी पारित किया जा सकता था। कुछ भारतीय सदस्यों को सरकार की अस्थायी समितियों जैसे वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति में नियुक्त किया गया था। 1919 अधिनियम ने एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया कि अब भारत सचिव को वेतनमान एवं अन्य भत्ते ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने लगे थे। अधिनियम का मूल्यांकन। भारत सरकार अधिनियम 1919 का भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्था की। इस व्यवस्था से देश के मतदाताओं से मत देने की व्यवहारिक समझ विकसित हुई।
इसने भारत में प्रांतीय स्वशासन तथा आंशिक रूप से ही सही उत्तरदायी शासन प्रणाली की व्यवस्था की। अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की। केंद्र में कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहले से तिगुना प्रतिनिधित्व दिया गया। भारतीय मंत्री के वेतन एवं भत्तों को भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम में निम्न कमियां या दोष थे। मताधिकार बहुत सीमित था। केंद्र में सदस्यों का गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं था। केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक नहीं था। केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए प्रांतों के मध्य सीटों का बंटवारा प्रांतों के महत्व पर आधारित था, जैसे पंजाब का सैनिक महत्व एवं बम्बई का वाणिज्यिक महत्व। प्रांतीय स्तर पर प्रशासन का 2 स्वतंत्र भागों में बंटवारा हुआ। राजनीति के सिद्धांत तथा व्यवहार के विरुद्ध था। विषयों का आरक्षित तथा हस्तांतरित होना भी अव्यवहारिक था। प्रांतीय मंत्रियों का वित्त एवं नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं था। इससे कालांतर में दोनों के मध्य टकराव बढ़ गया। नौकरशाही मंत्रियों की अवहेलना भी करता था तथा महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा भी नहीं की जाती थी। यथार्थ में मंत्रियों पर गवर्नर का पूर्ण नियंत्रण था। संयुक्त उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव था। जब मंत्रिमंडल ने उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया तो संभवतः वे 500 वर्ष पुराने समय के बारे में चिंतन कर रहे थे। लॉर्ड कर्जन 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। सुभाष चंद्र बोस मॉन्टफोर्ट सुधार भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे। महात्मा गांधी मैं वन मंत्री था किंतु वन विभाग मेरे अधीन नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री था किंतु सिंचाई विभाग मेरे अधीन नहीं था। केवी रेड्डी मद्रास के मंत्री द्वैध शासन के दोषों के संबंध में दोहरी कार्यपालिका का वैध शासन लगभग प्रत्येक सैद्धांतिक आपत्ति में व्याप्त था, जिसकी आपूर्ति राजनीतिक दर्शक का भंडार कर सकता था। पी.ई. रॉबर्ट्स विश्व इतिहास में इतने लोगों के साथ ऐसा छल एवं धोखा नहीं किया गया जैसा इंग्लैंड ने भारत के साथ उस समय किया जब विश्व युद्ध के दौरान भारत की अमूल्य सेवाओं के बदले हमने भारत राष्ट्र को अविश्वसनीय, अगरिमापूर्ण, अलोकतांत्रिक, निरंकुश संविधान प्रदान किया। डॉक्टर रदरफोर्ड हस्तांतरण अंतरण समाज के एक व्यापक हिस्से को यथास्थिति से बांधने की मंशा से किया गया, लेकिन स्थानीय समुदायों को शक्ति देने का उद्देश्य साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध लगाए जाने वाली शक्तियों को सांप्रदायिक ईर्ष्या में तब्दील करना था। बांटने की नीति ने सदैव ब्रिटेन का फायदा किया। मोंटफोर्ड की स्वेच्छाचारी घोषणा में इसकी भलाई निहित थी। वाल्टर रीड कांग्रेस की प्रतिक्रिया 1918 में बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हसन इमाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें 1919 में भारत सरकार अधिनियम को निराशाजनक एवं असंतोषकारी घोषित किया गया। अधिवेशन में कांग्रेसियों ने प्रभावी स्वशासन की मांग की। गांधी जी का अभ्युदय प्रारंभिक जीवन तथा दक्षिण अफ्रीका में सत्य का प्रयोग। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के कठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता कठियावाड़ के दीवान थे। इंग्लैंड से वकालत पास करने के उपरांत वे गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए।
वहाँ उन्होंने देखा कि जो एशियाई मजदूरी करने दक्षिण अफ्रीका गए थे वे किस प्रकार प्रजातीय उत्पीड़न तथा भेदभाव का शिकार हो रहे थे। वहाँ उन्होंने गोरों द्वारा काले लोगों से रंग भेद की नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। इसके पश्चात गांधी जी ने निश्चय किया कि वे वहाँ रुककर भारतीय मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देंगे तथा उन्हें संगठित करेंगे। गांधी जी 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रुके। तत्पश्चात वे भारत वापस आए। दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत भारतीय 3 वर्गों में संगठित थे। प्रथम वर्ग में मुख्यतः दक्षिण भारत से आए हुए मजदूर थे जो 1890 के पश्चात गन्ने के खेतों में काम करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। दूसरे वर्ग में भारत से आए मैमन मुसलमान थे जो मजदूरों के साथ दक्षिण अफ्रीका गए थे तथा तीसरे वर्ग में भारत से आए वे मजदूर थे जो कार्य का अनुबंध समाप्त कर होने के पश्चात अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगे थे। ये भारतीय मुख्यतः अशिक्षित थे तथा उन्हें अंग्रेजी का अत्यल्प या बिल्कुल ज्ञान नहीं था। ये सभी दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव के शिकार थे। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार इन भारतीयों पर अनेक जुल्म ढाती थी। इन्हें मत देने के अधिकार से वंचित रखा गया था। इन्हें कुछ विशेष स्थानों में ही रहने की अनुमति थी जो अत्यंत संकीर्ण तथा गंदे थे एवं यहाँ की मानवीय दशाएं अत्यंत निम्न थीं। गोरी सरकार ने 9 बजे रात्रि के पश्चात भारतीय तथा काले अफ्रीकियों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा उन्हें सार्वजनिक फुटपाथों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। संघर्ष का उदारवादी चरण 1894 से 1906। इस चरण में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार को याचिकाएं एवं प्रार्थना पत्र सौंपने की नीति अपनाई। उन्होंने ब्रिटेन को भी इस संबंध में अनेक प्रार्थना पत्र भेजे। उन्होंने ब्रिटेन से मांग की कि वह इस विषय पर हस्तक्षेप कर भारतीयों की दशा सुधारने का प्रयत्न करे, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है, अतः ब्रिटेन का उत्तरदायित्व है कि वह भारतीयों पर हो रहे प्रजातीय भेदभाव एवं उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करे। गांधी जी ने सभी भारतीयों को संगठित कर नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की तथा इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल 1906 से 1914 दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध गांधी जी के संघर्ष का दूसरा चरण 1906 में प्रारंभ हुआ। इस चरण में गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह 1906। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक विधान बनाकर प्रत्येक भारतीय के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को हर समय अपने पास रखें। तदुपरांत गांधी जी के नेतृत्व में सभी भारतीयों ने इस भेदभाव मूलक कानून का विरोध करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने इस हेतु अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। गांधी जी सहित कई भारतीयों को पंजीकरण कानून का विरोध करने के कारण जेल में डाल दिया गया। बाद में सरकारी अधिकारियों ने स्वयं इन सभी निडर भारतीयों का छलपूर्वक रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन भारतीयों ने अपना विरोध अभियान जारी रखा तथा गांधी जी की अगुवाई में अपने रजिस्ट्रेशन के कागजातों को सामूहिक रूप से जला दिया। प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक का विरोध। इस बीच सरकार ने एक और कानून बनाया जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को रोकना था। इस कानून का विरोध करने हेतु अनेक वरिष्ठ भारतीय नटाल से ट्रांसवाल आए,
ट्रांसवाल के तमाम भारतीयों ने भी आंदोलनकारियों का साथ दिया। लोगों ने कई स्थानों पर लाइसेंस का उल्लंघन किया। कानून का विरोध करने के लिए भारतीयों ने एक प्रांत से दूसरे प्रांत की यात्रा की। सरकार ने विरोधियों के प्रति दमन का मार्ग अपनाया। पहले इसको पढ़ लेते हैं। टॉलस्टॉय फॉर्म। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन धीरे धीरे संकटग्रस्त होने लगा। आंदोलनकारियों की सक्रियता धीरे धीरे कम होने लगी तथा सरकार का अड़ियल रुख बरकरार रहा। 1909 में गांधी जी तथा अंग्रेज अधिकारियों के मध्य वार्ता का कोई खास परिणाम नहीं निकला। यद्यपि अभी भी आंदोलन को जारी रखना आवश्यक था, तथापि आंदोलन से संबद्ध भारतीयों के मध्य आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण गांधी जी ने वर्ष 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। इस फॉर्म में गांधी जी ने अपने एक जर्मन शिल्पकार मित्र कालिनबाख की मदद से सत्याग्रहियों के परिवार की पुनर्वास समस्या को हल किया तथा उनके भरण पोषण की व्यवस्था की। भारत से भी यहाँ काफ़ी पैसा भेजा गया। 1908 में गांधी जी को कारागार भेज दिया गया। कई अन्य भारतीयों को भी जेल भेज डाला गया तथा वहाँ उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं। ज़्यादातर गरीब इसके शिकार हुए। व्यापारियों को आर्थिक हानि पहुंचाने की भी सरकार ने धमकी दी। पोल टैक्स तथा भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान। इस बार सत्याग्रह का स्वरूप बड़ा था। इकरारनामे की अवधि समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों पर सरकार ने 3 पाउंड का कर लगा दिया। इसके खिलाफ तीव्र सत्याग्रह छिड़ गया। भारतीयों में ज़्यादातर गरीब मजदूर थे जिनकी मासिक आमदनी 10 शिलिंग से भी कम थी। ऐसे में 3 पाउंड का कर उनके लिए बहुत ज़्यादा था। जब इस नियम के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो इसमें लगभग सभी भारतीयों ने भाग लिया तथा इसे व्यापक जन आंदोलन का रूप दे दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने आंदोलन को और भड़का दिया। कोर्ट ने उन सभी विवाहों को जो ईसाई पद्धति से नहीं संपन्न हुए थे तथा जिनका पंजीकरण नहीं हुआ था, अवैध घोषित कर दिया। इस कानून के अनुसार हिंदू, मुस्लिम और पारसी रीति रिवाजों से संपन्न सभी शादियां अवैध थीं तथा ऐसी शादियों से संपन्न सभी संतानें भी अवैध थीं। भारतीयों ने इस फैसले को अपनी महिलाओं का अपमान समझा। ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के विरुद्ध विरोध। गांधी जी सहित अनेक सत्याग्रही कानून की अवहेलना कर नटाल से ट्रांसवाल पहुंचे। सरकार ने इन लोगों को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया। शीघ्र ही खदान मजदूर तथा बागान मजदूर भी सक्रिय रूप से आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इन मजदूरों ने सरकारी दमन के विरोध में हड़ताल कर दी। सरकार की कठोर दमनकारी नीतियों से समूचा भारतीय समुदाय तिलमिला उठा। गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे देश का दौरा कर इस अत्याचार के खिलाफ जनमत तैयार किया। यहाँ तक कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग तक ने इसकी निंदा की तथा अत्याचारों के आरोप की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। ऐसा व्यक्ति जिसे इंद्रिय सुख की चाह नहीं है, उसे धन, ऐश्वर्य, सुख, प्रशंसा एवं प्रोन्नति की चाह नहीं है, लेकिन जो वह सही मानते हैं उसे करने के लिए दृढ़ निश्चयी थे, वह एक खतरनाक एवं कष्टप्रद शत्रु थे। चूँकि उनके शरीर को नियंत्रित किया जा सकता था, उनकी आत्मा एवं आत्मबल को नहीं। गिलबर्ट मुर्रे गांधी के ऊपर। समझौता परक समाधान। गांधी जी लॉर्ड हार्डिंग तथा गोखले तथा CF एंड्रयूज से कई दौर की लंबी बातचीत के पश्चात दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने भारतीयों की मांगें मान ली।
3 पाउंड का कर तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबद्ध कानून समाप्त कर दिए गए। भारतीयों को उनके रीति रिवाजों से विवाह करने की छूट प्रदान की गई तथा भारतीय अप्रवासियों की अन्य कठिनाइयों पर दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव। दक्षिण अफ्रीका में गरीब भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया कि भारतीय जनता आवश्यकता पड़ने पर किसी उदात्त उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान करने को तैयार हो सकती है। यहाँ गांधी जी विभिन्न संप्रदाय एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के मध्य एकता स्थापित करने में सफल हुए। उनके नेतृत्व में हिंदू, मुसलमान, पारसी, अमीर, गरीब, पुरुष, महिला सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी ने यह सबक सीखा कि कई बार नेताओं को ऐसे सख्त निर्णय भी करने पड़ सकते हैं जो उनके समर्थकों को भी पसंद न आए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को विरोधी राजनीतिक धाराओं से उन्मुक्त वातावरण में एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का अवसर मिला। इसके फलस्वरूप वे गांधीवादी रणनीति व संघर्ष के तरीकों की विशेषताओं और कमियों दोनों से भलीभांति परिचित हो गए तथा उन्हें विश्वास हो गया कि यही सबसे बेहतर है। गांधी जी की सत्याग्रह की तकनीक। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान सत्याग्रह तकनीक का प्रयोग किया। सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी ने ईसाइयों की जरूरत को देखते हुए सत्याग्रह में कुछ तत्व भारतीय परंपरा के जोड़े और टॉलस्टॉय के दर्शन को भी शामिल किया। इन्होंने कहा कि बुराई का सामना अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। एक सत्याग्रही यह विचार कभी नहीं करता कि गलत क्या है और सदैव सच्चा, अहिंसक एवं निडर रहता है। एक सत्याग्रही असहयोग एवं बहिष्कार के सिद्धांत पर काम करता है। सत्याग्रह की पद्धति में करों का भुगतान न करना और प्राधिकारी के सम्मान तथा स्थिति में कमी करना। सत्याग्रही में बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते समय सभी प्रकार की यातनाएं सहने की शक्ति होनी चाहिए। ये यातनाएं सत्य के लिए उसकी आसक्ति का एक हिस्सा है। बुराई के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई करने वाले से अनुराग रखता है, घृणा या द्वेष नहीं। एक सच्चा सत्याग्रही बुराई के सामने कभी सिर नहीं झुकाता, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। केवल बहादुर एवं दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। सत्याग्रह कायर और दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। कायर व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है, जिसका सत्याग्रह में कोई स्थान नहीं है। अन्य शब्दों में साध्य से साधनों को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। अतः सही साध्य के लिए साधनों का पवित्र होना आवश्यक है।